गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका था क्लास 10th की ज्योग्राफी जो संसाधन पर थी। एंड ज्योग्राफी की जो सेकंड चैप्टर है हमारी वो भूमि और मृदा संसाधन से रिलेटेड है, इसमें देख सकते हैं। तो इसमें हम इस टॉपिक के ऊपर डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे जनरली कि मृदा क्या है, क्यों है, इतनी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, भूमि क्या है, कैसे वो हमारे लिए उपयोगी है। इन सभी चीज़ों के ऊपर ये क्लास हमारी रहने वाली है आज की। फर्स्ट वीडियो पे जिस तरीके से थी उसमें हम जो खामियां थी उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सेकंड चैप्टर पे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वैसे तो बात की जाए तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे जो आपको इस तरीके की स्टडी प्रोवाइड करते हैं। बट वाई हमें ऐसा क्यों महसूस हुआ कि हमें भी एक बनाना चाहिए और हम बच्चों को एक सही तरीके की गाइडेंस दे सकें। मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों की नॉलेज ले सकते हैं या इन सभी चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है जनरली। बट हमारा जो ये चैनल है इस पे आपको ऑलमोस्ट सभी तरीके की वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगा। एक तरीके से हम आप लोगों को पूरी तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम के टाइम्स पे हम आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। और हम ये वादा करते हैं कि हम आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर दिला कर रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। बस आप लोगों को ये वादा करना होगा कि आप भी अपना अपना पूरा टाइम हमारे साथ स्पेंड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आपके जो फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल में भी इस चीज़ों की नॉलेज है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि इसे हमें आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये चैप्टर रहने वाला है भूमि और मृदा संसाधन के ऊपर में। तो जनरली भूमि क्या है, सबसे पहला जो मेरा सवाल होता है टॉपिक से रिलेटेड, अगर वो चैप्टर का नाम है तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ क्या है भूमि और मृदा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो भूमि जनरली जैसे हम देखते हैं, जैसे नदियाँ हैं, तालाब हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, वन क्षेत्र, जितने भी तरीके के सड़कें, रेल मार्ग, वाहन, ये सभी चीज़ें जिस पे हम निर्मित करते हैं, रहते हैं, हमारे घर, मकान, ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें जो बनी हैं वो भूमि के ऊपर टिकी हुई है, यानी पृथ्वी के ऊपर टिकी हुई है। तो ये एक तरीके से भूमि है, ठीक। बट मृदा जो है ये मृदा से भूमि से अलग कैसे है, इन दोनों में बहुत छोटा सा कॉमन डिफरेंस है। बट वो डिफरेंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे जानना हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। मृदा ऊपरी परत है, भूमि की जो सबसे ऊपरी परत है जिसमें खनिज, लवण, ये सारी चीज़ें पाई जाती है, ठीक है, जिसमें हम कृषि कार्य कर पाते हैं, फसलें उगा पाते हैं, वो मृदा है। चारागाह होता है, घास घास वन क्षेत्र उग पाते हैं, ठीक है, वन जीवों का रहने का आवास फिर वो डेवलप कर पाता है वन क्षेत्र, तो वो मृदा कहलाता है। और भूमि जो है वो एक तरीके से निर्जीव माना जाता है, यानी कि वो पत्थरों का स्रोत है, ठीक। बट जो मृदा है वो जैविक स्रोत माना जाता है। जैविक स्रोत क्यों माना जाता है इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में। बट जैविक स्रोत इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें जो घुले हुए पदार्थ होते हैं, जो जैविक घटक होते हैं, जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ बनती है, उसमें हम विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे और क्या कहते हैं, हमारे जो उत्पादन बढ़ाने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सब भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। इसी कारण मृदा को जो है वो एक तरीके से जैविक में माना जाता है और भूमि को अजैविक माना जाता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी चैप्टर में, ठीक। अब जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे देख सकते हैं भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन। तो भूमि जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वो क्यों है, जैसा पहले संसाधन का आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो उसमें बता चुका हूँ मैं कि संसाधन क्या है और क्यों है, वो बनता कैसे है। तो उसी तरीके से जो भूमि है उसे उसकी उपयोग हम करते हैं, वो महत्वता है उसकी, ठीक है। और उसी महत्वता के कारण ही वो भूमि एक तरीके से संसाधन बनती है, ठीक है। तो क्या है ये, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतः भूमि से ही होती है, ठीक है। हमारी जो ज़रूरतें हैं, जिस पर हम आवास, रहने के लिए घर, आने जाने के लिए विविध प्रकार के मार्ग बनाते हैं, रेल मार्ग, सड़क मार्ग,
पुल, सड़कें, ये सभी चीज़ें जो है ये भूमि पर ही होती है। खेती के लिए हमारे पास ज़मीनें, पशुपालन, चारागाह इत्यादि अलग अलग तरीके के जो हम कार्य कर पाते हैं अपने जीवन में, ठीक है, वो सभी जो है वो भूमि के ऊपर ही हम करते हैं। इसी कारण भूमि जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, ठीक। खनिज पदार्थ आपके जो मिल पाते हैं, उद्योग लगा पाते हैं, व्यापारिक केंद्र भूमि पर ही अवस्थित होते हैं। भूमि का उपयोग सभी देश में विभिन्न कालों में एक सा न हुआ है और न ही रहेगा। यानी कि भूमि का जो उपयोग है वो टाइम बदलने के साथ साथ उसका उपयोग बदलता रहता है, ठीक है। जैसा कि आप देख लीजिए, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो संसाधनों के बारे में हमें मालूम नहीं था, ठीक है। उस चीज़ को किस तरीके से उपयोग किया जाए, जैसे खनिज लवण थे तो उसको किस तरीके से बेहतर उपयोग में लाया जाए, उसे विभिन्न प्रकार के लॉ यस रेल मार्ग, सड़क मार्ग या विभिन्न प्रकार के वाहन, मशीनरी, ये सब कैसे बनाया जाए, ये पहले किसी को भी नहीं मालूम था क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी किसी के पास में। बट जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो हम आगे बढ़े और इन चीज़ों के ऊपर विकसित हुए। उसी प्रकार से भूमि उपयोग भी है, यानी कि भूमि जो है टाइम के साथ साथ में उसका उपयोग भी अलग अलग बढ़ता रहता है और अलग अलग तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है कि है भारत में भूमि संसाधन। उससे पहले भूमि संसाधन के बारे में बताया गया था, जिसमें ये बताया गया है कि जो सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण बेस पे ये पता चला है कि जो भूमि हमारे पास टोटल अवेलेबल है उसमें से जो 80% यानी कि 50% से ज़्यादा जो भूमि है ना, वो केवल 4 देशों के पास ही है, ठीक। 4 देशों के पास, यानी कि 4 बड़े जो देश हैं वो इतना ज़्यादा कृषि भूमि को होल्ड कर रहे हैं जितना पूरी विश्व में देशों के पास नहीं है, विश्व की कंट्रीज़ के पास नहीं है, ठीक है। तो वो देश, उन देशों के पास क्यों नहीं रिसोर्सेस होंगे ज़्यादा और वो क्यों नहीं तरक्की कर रहे। अब आते हैं हम भारत में भूमि संसाधन। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो भारत में भूमि संसाधन का मतलब है कि भारत में भूमि कितनी किस काम के लिए यूज़ हो रही है, कितना वन क्षेत्र है, कितना जंगल है, कितने हेक्टेयर पर कृषि की जा रही है, किस स्टेट में कितने क्षेत्र पर कृषि हो पा रहा है और किस हद तक हो रहा है, किस प्रकार की खेती की जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत का कुल जो क्षेत्रफल है हमारा, मतलब टोटल एरिया जो है लैंड्स वाइड, वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में आता है, यानी कि 32.87 करोड़ हेक्टेयर। इसको करोड़ में जनरली लिखा गया हेक्टेयर में, बट जब हम लैक्स वर्ग किलोमीटर में आते हैं तो वो 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में आता है, ठीक है। ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक। इसे क्षेत्रफल भी कहते हैं, यानी कि लैंड्स जो है ये वर्ल्ड वाइड जो लैंड्स हमारे पास टोटल अवेलेबल है उसका 2.4% हिस्सा है, यानी भारत जो है वो 2.4% हिस्सा है पूरे विश्व के भूभाग का, ठीक है। इसमें से जो भारत के पास 32.87 करोड़ हेक्टेयर भूमि है उसमें से 48.83% भूमि जो है वो कृषि के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत में लगभग 50% से ज़्यादा लोग कृषि पर कार्यों पर निर्भर है, ठीक है। क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग या उद्योग वगैरह, उद्योग धंधे ये सभी उतने बड़े लेवल पर नहीं है, जिसके कारण कृषि कार्य जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे प्राथमिक, इसी कारण भारत को एक प्राथमिक देश भी कहा जाता है, प्राथमिक आर्थिक व्यवस्था वाला देश भी माना जाता है, ठीक है। इसमें जो है 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है खेती नहीं हो पाती है, यानी कि ऐसी जगह उद्योगों की स्थापना के साथ बस्तियों का निर्माण हुआ है। जो इतने भूमि पर कृषि की जाती है उसी भूभाग पर बस्तियों का भी निर्माण हुआ है। 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिस पर खेती की ही नहीं जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में प्राय 190 लाख हेक्टेयर में भूमि थी। ये स्टेट वाइड आपका डाटा दिया गया है, आप इसको खुद भी देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें, क्योंकि ये आप खुद भी देख सकते हैं तो कोई इतनी बड़ी वो है नहीं, ठीक। उत्तराखंड में अधिकांश भाग पहाड़ी है और राजस्थान में 156 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खेती होती है, ठीक है। सिंचाई की सुविधा है इसमें, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, सिंचाई की सुविधा से इसमें विस्तार होने लगा। यानी कि जो कृषि जिस भूमि पर होती है, अगर वहाँ मान लीजिए उपजाऊ नहीं है, वो मिट्टी उतनी अधिक नहीं है उपजाऊ, वहाँ की जलवायु, वहाँ के उचावज व्यवस्था, वहाँ का तापमान, ये सभी चीज़ें मैटर करता है कृषि करने के लिए, कि वहाँ पे कितनी मात्रा में वर्षा हो रही है, किस प्रकार से हो रही है,
ठीक है, और मिट्टी कितनी उपजाऊ है, वहाँ के लोग किस प्रकार का फसल उगाते हैं, ये भी एक मैटर करता है। ठीक है, वहीं आप देखेंगे कि छोटे राज्यों में पंजाब और हरियाणा अपने 80% भाग पर फसल उत्पादन करते हैं। यानी पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी यूपी का हमारा जो एरिया आता है, वो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर किसानों के पास लंबी लंबी ज़मीनें होती है अक्सर। जैसे बिहार में छोटे किसानों के पास या मध्यम किसानों के पास ज़्यादा से ज़्यादा बीघे बीघों में होती है, कुछ बीघों की एक खेत होती है। वैसे ही हरियाणा, यूपी और पंजाब के हरियाणा, यूपी के पश्चिमी यूपी जो भी हरियाणा दिल्ली से सटे हुए यूपी का हिस्सा है वहाँ, और पंजाब, इन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वो बड़े लेवल पे की जाती है। ठीक है, और वो लोग कृषि में मतलब एक तरीके से बहुत कम एरिया पर करते हैं कृषि, यानी कि 42 से 37 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही खेती करते हैं। परंतु उसका उत्पादन जो होता है वो अदर स्टेट के मुकाबले में बहुत ऊपर लेवल पे होता है। इसका मेन रीज़न पता है क्या है? वो जो तकनीकों का उपयोग करते हैं और संसाधन जिस तरीके का अपनाते हैं वो लेटेस्ट होती है, बेहतर होती है। इसी कारण कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमेशा आपको आगे रखती है, अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपडेटेड टेक्नोलॉजी का हमेशा यूज़ करते हैं। ठीक है, 30% भाग जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें खेती करना जो है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये आपका एक चार्ट बना के दिखाया गया है आपको, जिसमें पठारी भूमि इतनी है और मैदान हमारे इतने हैं, और पर्वतीय क्षेत्र जो है वो 30% है। यानी कि इंडिया का जो टोटल 100% भूमि है उसमें से आपका 30% भूमि जो है, 30%, वो हमारा आ जाता है पर्वत क्षेत्र में, यानी पहाड़ियों से भरा हुआ ये क्षेत्र है। ठीक, माउंटेन्स रीजन वाला एरिया है। उसके बाद में आ जाता है हमारा 27% हिस्सा जो है वो आपका पठारों से भरा हुआ है। पठारी और पहाड़ी, इन दोनों क्षेत्रों में बहुत डिफरेंस होता है। पठारी क्षेत्र ऐसे प्रदेश माने जाते हैं जो एक तरीके से एक टाइम पे बहुत पुराने पहाड़ थे, बट आज के टाइम पे बहुत लंबे समय के कारण उसके हिस्से जो हैं, पहाड़ी क्षेत्र के हिस्से, वो टूटते चले गए, जिसके कारण वो एक आज ठूंठ, यानी कि एक तरीके से एक मेज़ के समान पहाड़ बनकर रह गई हैं। हालांकि पठार जो है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में खनिजों का भरपूर मात्रा में मिला हमें देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम 27%, ये था पठार हमारा। उसके बाद आते हैं हम 43% जो है वो हमारा मैदान है। अब मैदान क्या होता है? मैदान ऐसी भूमि होती है जो बिल्कुल मतलब अधिक ऊंचा नीचा उसमें देखने को नहीं मिलता है हमें। जैसे आप गंगा का मैदान ले सकते हैं, हमारा बिहार पटना के आसपास का क्षेत्र जो देख लीजिए। ठीक है, अब वहीं पहाड़ी क्षेत्र में अगर हम देखना चाहें तो उत्तराखंड का हिस्सा देख सकते हैं, आप हिमाचल प्रदेश का हिस्सा देख लीजिए, नेपाल का हिस्सा देख लीजिए। तो ये क्षेत्र जो है ये पहाड़ी क्षेत्र कहलाते हैं जनरली। ठीक, और पठारी क्षेत्र की बात करें तो आप मध्य प्रदेश का देख सकते हैं हिस्सा, जहाँ पर कुछ पठार है, पहाड़ियाँ भी है छोटी छोटी, बाद बाकी जनरली वहाँ पर पठारी प्रदेश ही देखने को मिलता है हमें। महाराष्ट्र का हिस्सा हम देख सकते हैं, महाराष्ट्र पठारी प्रदेश है, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक है, तो मैदानी भाग जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या यानी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या देखने को क्यों मिलती है हमें? इसका मेन रीज़न जो होता है वो मैदानी क्षेत्र में जीवन आसान होता है, कृषि करना आसान होता है, वहाँ पे बहने वाली नदियाँ, सिंचाई व्यवस्था का एक अच्छा स्रोत मानी जाती है। अब वहाँ पे फसल भी आप बेहतर तरीके से उगा सकते हैं, वहाँ की मौसम, जलवायु, ये सभी चीज़ें जो है वो मैटर करती है। वहाँ पे अगर समतल मैदान है, मैदानी भाग है, तो वहाँ पे पशुपालन बहुत आसान हो जाता है, आपके चारागाह आपको बहुत ईजी मिल जाएगा, रोड निर्माण करना आसान होता है, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, ये सब बनाना ईजी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है मैदानी क्षेत्र में। इसी कारण मैदानी भाग जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है, और मेन रीज़न यही है उन क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों के बसने का। अब आ जाते हैं हम भूमि उपयोग पे। जैसे कि आप देख सकते हैं भूमि उपयोग है। भूमि उपयोग जो है विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। यानी कि भूमि का जो उपयोग है वो अलग अलग कार्यों में अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग के आधार पर इसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। यानी कि
उस पर किस तरीके का काम कर रहे हैं, भूमि पर किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या लगाया गया, वन क्षेत्र है, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, मैदानी भाग है, उद्योग लगा रहे हैं, रेल मार्ग है, किस तरीके का कार्य हो रहा है, उसके बेस्ड पे इन चीज़ों का वर्गीकरण किया गया, भूमि उपयोग का वर्गीकरण किया गया है कि किस किस काम के लिए भूमि को उपयोग में लाया जा रहा है। वन क्षेत्र सबसे पहला है इसमें, ठीक है। जिस भूमि पर वन लगे हो या लगाने हो या लगाए जा रहे हों उसे हम वन। अब इसी भूमि उपयोग में सेकंड जो है हमारा सेकंड वर्गीकरण जो किया गया है उसके उपयोग के आधार पर, जिसमें है निवल बोई भूमि, यानी कि एक तरीके से एक खेत में, यानी एक आपके पास भूमि बची है, उस भूमि पर आप साल में एक से अधिक फसलें उगा रहे हैं, यानी कि चावल भी उगा लिया, ठीक है, गेहूँ भी ठंड के टाइम में बो दिए, और जब थोड़ी सी मानसून वाली थोड़ी आर्द्रता भरी मौसम रहती है तो उस टाइम पर हम दलहन तिलहन भी उसमें कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक से अधिक फसलें अगर हम उसमें उगाते हैं तो वो निवल बोई भूमि यानी मानी जाती है। इसे हम ग्रॉस क्रॉप एरिया भी कहते हैं, यानी कि बड़े स्तर पर जिसमें उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड स्टेज जो है वो है प्रतिभूमि की। थर्ड वर्गीकरण जो किया गया है वो प्रतिभूमि के रूप में दिखाया गया। प्रतिभूमि में अलग अलग तरीके की आती है, जिसमें प्रतिभूमि यानी कि जैसा कि आपके गांव में भी इस तरीके के लोग कहते होंगे, दादा वगैरह, कि ये खेत अभी पड़ती है या इस पे अभी उपजाऊ उतनी अधिक नहीं है, या कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया गया है ताकि उसमें इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं, जो मिनरल्स होते हैं वो आकर खेतों में मिल जाएं, मिट्टी में एयर नाइट्रोजन वगैरह की पूर्ति हो जाए, जिससे क्या होगा नेक्स्ट ईयर जब हम वो करेंगे, खेती करेंगे, तो उसमें उत्पादन बेहतर हो पाएगा। तो उस तरीके की जो होती है उसे हम वर्तमान प्रति कहते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए जिसे छोड़ दिया गया हो, ठीक है, वर्तमान समय में जो खाली पड़ा हो, ठीक। पुरातन प्रति या वर्तमान प्रति के अतिरिक्त बचने वाली भूमि को एक तरीके से प्रतिभूमि मानी जाती है, ठीक है। सही मायने में हम उसे ही प्रतिभूमि कह सकते हैं। तो इसमें दिखाया गया है जिस तरीके से, यानी कि जो लंबे समय से रहा हो, 5 साल से अधिक समय से, या एक लंबे समय से जिसे खाली छोड़ दिया गया हो जिस भूमि को, उस भूमि को सही मायने में प्रतिभूमि हम कह सकते हैं। प्रतिभूमि के अतिरिक्त भी कई तरीके की ज़मीनें होती हैं जिसे नहीं जोता जाता है या फिर उस पर कृषि संबंधित क्रियाएँ नहीं की जाती है। इस तरीके की भूमि में आपके चारागाह आते हैं, जिस पे हम अपने गायों भैंसों को इन सब चीज़ों को चराते हैं, ठीक है। उस पर हम खेल कूद भी करते हैं, खेलने के मैदान भी होते हैं, ठीक। तो एक होते हैं इसमें अस्थाई चारागाह, ठीक है। और उसके बाद आते हैं जो कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसे वो उस तरीके के चारागाह भी आते हैं। तो प्रतिभूमि में यही चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक। अच्छा, अब हम इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि भूमि के उपयोग के तरीके क्या है, यानी कि भूमि जो हम किस ज़मीन को किस काम के लिए उपयोग में लाया जाएगा, ये कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो निर्धारित करते हैं कि आप भूमि को, आपके इधर जो खेत है, आपके पास जो खेत है, आप उसको किस चीज़ के लिए उपयोग करेंगे। इसका डिसीजन कौन ले पाता है? क्या मनुष्य ले पाना संभव है? जिन लोगों को लगता है कि इंसान अपने मर्ज़ी से डिसीजन ले सकता है कि उन्हें क्या उगाना है और क्या पकाना है, वो अपना कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। बट मेरे ख्याल से ये रीज़न हम इंसानों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, थोड़ा बहुत डिपेंड ज़रूर करता है आपके ऊपर, बट पूरी तरीके से हम अपने आप पर डिपेंड नहीं हो सकते कृषि कार्य के लिए। अब क्या बिना वर्षा के आप कितने हद तक सिंचाई कर सकते हैं खेतों को? अगर मान लीजिए मौसम वैसा नहीं रहा जैसा आपके फसल के लिए चाहिए, धान को पकने के लिए जिस तरीके से तेज़ धूप की आवश्यकता होती है, गेहूं के टाइम पे थोड़ी मध्यम धूप की आवश्यकता होती है पकने के लिए, तो क्या वो चीज़ें हम खुद अपने आप से बना पाएंगे? क्या हम आर्टिफिशियली ऐसा कुछ कर पाएंगे जिससे हम धान के लिए उतनी तेज़ धूप की रोशनी का वो कर पाएँ, जुगाड़ कर पाएँ, क्या प्रोवाइड कर पाएँ जिससे हम धान को उगा पाएँ? तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसी कारण जो है, जो भूमि उपयोग के तरीके हैं, हम किस काम के लिए उसका उपयोग करेंगे, इसको निर्धारित करने वाले कई कारक होते हैं, परंतु जो 2 मेन रीज़न माने जाते हैं, उन मेन रीज़न में आपका प्राकृतिक कारक आता है और मानवीय कारक आता है। प्राकृतिक कारक में जैसे उच्चावच हो गई, जलवायु, मिट्टी की उर्वरता इत्यादि और भी चीज़ें होती है जो प्रभावित करती है। अब उच्चावच क्या है और जलवायु क्या है? उच्चावच यानी कि भूमि किस प्रकार की है, यानी पथरीली है, ऊंची नीची है, मैदानी भाग है, ठीक है, या पठारी प्रदेश है। तो ये चीज़ें जो है वो ये उच्चावच को दिखाती है, यानी कि भूमि के प्रकार किस तरीके के हैं, ऊंच नीचता किस लेवल की है, ये उच्चावच कहलाता है, ठीक। अब आते हैं हम जलवायु। जलवायु का मतलब है कि आपके आसपास की परिस्थितियों में, वायुमंडल में किस तरीके का
तापमान है किस हद तक उसमें उष्मीयता की जो दर है वो उपलब्ध है उस समय पर, ये जलवायु में आती है। जलवायु एक तरीके से अगर परिभाषित करने की बात की जाए परिभाषा की, तो किसी भी एक क्षेत्र में, ठीक है, एक समय से एक लंबे समय तक के बीच में जो एवरेज टेम्परेचर रहता है या वर्षा दर की जितनी रहती है, उन सभी चीज़ों का एक एवरेज जो होता है वही जलवायु कहलाता है हमारा, ठीक है। अब मिट्टी की उर्वरता, यानी कि मिट्टी की उर्वरता भी आपके मिट्टी उपयोग को प्रभावित करती है कि आप किस काम के लिए उसका उपयोग करेंगे। जैसे आप महाराष्ट्र के हिस्से में चले जाइए, वहाँ सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो है वो काली मृदा है महाराष्ट्र में, और काली मृदा कपास के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि काली मृदा में सबसे अधिक उपजाऊ मात्रा की जो है वो है क्वालिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उपजाऊ क्षमता उसकी बहुत अधिक होती है। और कपास